मैं अर्थेश ठाकुर आज आपका फिजिक्स के एक नए टॉपिक पर स्वागत करता हूं। जो मेरा नया टॉपिक है आज का फिजिक्स का, उसको कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। टैट नॉन मेडिकल हो या टीजीटी नॉन मेडिकल हो, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं। हम उन 2 से 3 क्वेश्चन में से आज 1 या 2 क्वेश्चन को जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मेरा आज का टॉपिक क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आप सबसे पहले इस चीज को समझें। यहां पे जो हमारा स्टैटिक्स क्या होता है, पहला वर्ड आएगा स्टैटिक्स का। दिमाग में एक चीज आ जाती है कि स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट होता है। तो हम लोग ये मान के चल पड़ते हैं कि स्टैटिक्स क्या है? रेस्ट है। बट आप लोग इस चीज को देखो ना कि टॉपिक क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे स्टैटिक्स क्या मायने लेके चलता है? यहाँ पर स्टैटिक्स के जो मायने होते हैं वो मायने होते हैं यहाँ पर स्टैटिक्स के स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हम स्टडी किस चीज की कर रहे हैं? मोशन की कर रहे हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। मतलब उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसके ऊपर जो फोर्सेस लगी हुई हैं वो फोर्सेस किस चीज में है? इक्विलिब्रियम में है। तो इसका ये होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के बाद आपके पास एक वर्ड आता है काइनेमेटिक्स। एक वर्ड काइनेमेटिक्स से एक डायनामिक्स से। डायनामिक्स तो हम नहीं पढ़ते हैं, वो तो कहीं आपको बीएससी फाइनल ईयर के मैथ में आता है। काइनेमेटिक्स का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट की जगह पार्टिकल बोल दो। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट taking the account of cause of their motion, without taking the account of cause of their motion। मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में आया, ऑब्जेक्ट मोशन में आया, क्यों आया इस चीज को नहीं लेना देना। हमने पढ़ना है कि मोशन में है तो हमने वो मोशन स्टडी करनी है। हमारे को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरह से कि वो मोशन में है तो क्यों है। दिस इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। तो हमारे जो भी टॉपिक रहेगा, आप लोगों के ध्यान में एक चीज रहनी चाहिए कि हमारा सारा का सारा टॉपिक इस काइनेमेटिक्स के ऊपर ही रहेगा। हम लोग स्टडी करेंगे मोशन, उसका टॉपिक काइनेमेटिक्स, ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये स्टडी करना है। बट इस चीज से कुछ भी लेना देना नहीं है कि वो मोशन में क्यों आया। सबसे पहले बात करता हूं मैं मोशन। अब एक वर्ड आ गया मोशन, वैसे सबको पता है नॉन मेडिकल वाले, बट समझा के चलता हूं। वर्ड है रेस्ट, और रेस्ट के साथ एक वर्ड आ गया मोशन। इन 2 चीजों के बारे में हम लोगों ने सोचना है। एक हो गया रेस्ट और दूसरा क्या हो गया आपका? मोशन। व्हाट इज रेस्ट? मतलब रेस्ट से आप लोग क्या समझते हैं? जी हर एक चीज रुकी हुई है, ये रेस्ट पे है, पहाड़ रेस्ट पे है, नदियाँ रेस्ट पे हैं। बट शायद मैं बता देता हूँ कि कोई भी चीज़ ये फिलहाल इस ब्रह्मांड में एब्सोल्युटली रेस्ट पे नहीं है। हम इनको सिर्फ एक प्रैक्टिकल पर्पस से, एक रेफरेंस के लिए रेस्ट पे रहते हैं। तो फिलहाल रेस्ट समझते हैं कि क्या चीज़ है? Any object which cannot change its position with respect to its surrounding। तो ये वर्ड आया with respect to its surrounding। तो रेस्ट का क्या मतलब हुआ? Any object that cannot change its position with respect to its surrounding। ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी पार्टिकल जो अपनी सराउंडिंग के अनुसार अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, हम उस चीज को क्या कहते हैं? रेस्ट। फॉर एग्जांपल ट्रीज, बिल्डिंग्स, माउंटेन ले लो, आप कुछ और ले लो, फैन ले लो, ब्लैक बोर्ड ले लो। दीज आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अस। क्योंकि इसके सराउंडिंग में कौन है? हम हैं। हमारे अकॉर्डिंग ये चीज क्या है? रेस्ट पे है। अब मोशन क्या चीज होती है?
व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है अपने सराउंडिंग के अनुसार, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट पार्टिकल जो भी है वो मोशन में है। एग्जाम्पल, एक मूविंग व्हीकल, अरे कोई भी व्हीकल ले लो, अगर वो मूव कर रहा है वो हमारे अनुसार किस चीज़ पे है? भाई मोशन पे है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो ये चीज़ हुई आपकी रेस्ट और मोशन। अच्छा, रेस्ट और ये जो मोशन है आप लोगों के पास, ये रेस्ट और मोशन जो है ये एक दूसरे रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स है रेस्ट और मोशन। इसका मतलब होता है कि साइमल्टेनियसली अगर कोई एक चीज़ रेस्ट पर है तो वो चीज़ मोशन पे भी हो सकती है। एक एग्जांपल को लेके समझते हैं। सपोज करो हम लोग सारे एक बस के अंदर बैठे हैं और बस चल रही है, हम लोग अपने अपने सीट्स पे बैठे हुए हैं, तो एक्चुअली बस के अंदर वी ऑल आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अस। हम लोग उस बस के अंदर हम लोग सारे ही रेस्ट पे हैं एक दूसरे के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू अस ईच अदर। बट एक इंसान जो बस के बाहर खड़ा हुआ है वो देख रहा है कि बस जा रही है, बस के अंदर हम लोग भी जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग किस में हुए? मोशन में हुए। उसके अकॉर्डिंग हम लोग किस में हुए? मोशन में हुए। तो एट अ टाइम हम लोग रेस्ट पर भी हैं, जो बस के अंदर लोग हैं, और एट अ टाइम हम मोशन पे भी है। तो इसको कहते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। सेकंड, कई एग्जांपल ऐसे भी दे दिए जाते हैं कि अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूम रही है, तो हम लोग तो यहाँ पे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए रेस्ट पे रहते हैं, तो रेस्ट के साथ साथ वो चीज़ है मोशन में भी है। तो इसका मतलब ये हुआ एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन इज नॉट पॉसिबल। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल ही नहीं है। हम जो कहते हैं कि रेस्ट पे ओनली फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस, हम लोग सिर्फ इसी चीज़ के लिए इसको लेते हैं। ये चीज़ हुई आपकी रेस्ट एंड मोशन। आप समझ गए होंगे अब तक कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। देखिए, मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। शायद स्पीड में भी आप पढ़ते हो, यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। शायद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को आप लोग वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अभी यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस चल रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। सर क्या मतलब हुआ इसका? 1 आवर में 10 किलोमीटर, 1 आवर में 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में 10 किलोमीटर। दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। ये हुई यूनिफॉर्म मोशन। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये मैटर नहीं करता है कि वो इंटरवल कितने छोटे हैं या कितने बड़े हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या चीज होती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को 2 एग्जांपल लेके समझो। आप लोगों ने कहा डिस्टेंस इक्वल है, मतलब 10 10 10 10 किलोमीटर में मान लो, मीटर में भी मान लो, 10 10 10 10। आप लोगों के हिसाब से डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। बट अगर बाय चांस टाइम क्या हो गया? अनइक्वल हो गया, तो इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दूसरे वे में आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोलोगे? 5 किलोमीटर 1 आवर में, 10 1 आवर में, 15 1 आवर में, 2 1 आवर में। डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम इक्वल नहीं है। अगर डिस्टेंस अनइक्वल है तो टाइम क्या है? अनइक्वल है। इसको कहते हैं हम लोग, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल और ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल। इसके बाद आप लोगों को समझना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है? बिल्कुल स्टार्टिंग से चला हूं, पर जो इस टॉपिक को पूरा देखेगा, इसका क्या, इसके बाद शायद 1 या 2 टॉपिक और होंगे जो उनको पूरा देखेगा, नंबर कहीं नहीं जाता, ये गारंटी मेरी है। अगर एग्जाम में चले गए यहां से नंबर, तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हो डायरेक्ट फोन करके, आपको मेरे पास मेरा नंबर होगा ही होगा। ये देखिए यहां पे मैं अब बता रहा हूं आप लोगों के पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड
डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस दूरी, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। तो मैं ये बता रहा हूं आज आप लोगों के पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। मान लीजिए ये इनिशियल पोजीशन है, ये क्या चीज है आप लोगों के पास, ये है इनिशियल पोजीशन। मान लो मैं मंडी में हूं, मान लो इनिशियल पोजीशन क्या है, मंडी है। अब मेरे को कहां जाना है, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। अब मान लो मेरे को जाना है शिमला, मतलब ये मंडी है, ये क्या है, ये शिमला है। ये मंडी इनिशियल पोजीशन और शिमला क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। मैं मंडी से शिमला कैसे जाऊंगा, बस पे बैठूंगा, अपनी गाड़ी पे बैठूंगा, बाया रोड, रोड ऐसे ऐसे घुमा के एंड में मैं कहां पहुंच गया, मैं पहुंच गया शिमला। कहां पहुंच गया मैं, ये पहुंच गया मैं यहां पे शिमला पहुंच गया। तो एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में बॉडी ने जो डिस्टेंस का किया, जो एक्चुअल पाथ है, दैट इज कॉल्ड योर डिस्टेंस। ये चीज आप लोगों के पास डिस्टेंस आई। अब मैं बन गया शक्तिमान जी और इनिशियल पोजीशन से पहाड़ों को चीरता हुआ डायरेक्टली फाइनल पोजीशन की ओर चला गया, ऐसे ये चला गया मैं, और मेरी डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की तरफ है। गलती से अगर मेरा चेहरा यहां से मुड़ा ना, तो हो सकता है कि मैं शिमला की बजाय यहां पे कहीं कांगड़ा पहुंच गया। इस चीज को ध्यान रखना। ये है, मैंने क्या कहा, मैं शक्तिमान बन के बाय चांस कहीं डायरेक्ट ही चला गया पहाड़ों को चीरता हुआ एक स्ट्रेट लाइन में। तो ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, इससे छोटा डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या चीज कहलाई, आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाया। ये इसको समझिए, ये क्या चीज कहलाई, डिस्प्लेसमेंट कहलाया। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्टेंस, एंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्टेड टू द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के रूप में फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब आप लोग यहां से देखो, अगर यूनिट की बात करूं मैं, ऐसा यूनिट की बात करूंगा मैं, डिस्टेंस की क्या हुई, मीटर। अरे तो इसकी भी तो क्या हुई, ऐसा यूनिट, दूरी है भाई, तो मीटर हुई। आफ्टर दैट अब आप लोग देखो, जो डिस्प्लेसमेंट अगर एक स्ट्रेट लाइन पे वर्क कर रही है, तो इसका फॉर्मूला आ गया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। भाई कुछ और मत ले लेना, एफ पी माइनस आई पी, ठीक है। तो यह फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आया। अब अगली बात, अगला पॉइंट यहां पे देखो, आप इसको देखो, कौन बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा या डिस्प्लेसमेंट बड़ा। आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा होगा यहां पे कि डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये बड़ा है। अब सर मान लो कि अगर हमारा जो स्ट्रेट लाइन का वर्क है, आप ऐसे चल रहे हैं यहां से यहां तक, तो सर ये क्या हुआ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस भी वही हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी वही हुआ। इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस या तो इस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, अगर कम भी हुआ, कम होता हुआ तो भी वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा, इससे छोटा कभी नहीं हो सकता। तो आप लोग इस चीज को देखो ना, अब यहां पे अब इसको समझिए कि बेसिकली ये हुआ क्या, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ऑलवेज बड़ा है। अब दूसरे शब्दों में बोल लो कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही छोटी है किसी से, डिस्टेंस से, ऑलवेज छोटी है इससे। डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हुआ या फिर बराबर हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही डिस्टेंस से क्या होती है, छोटी होती है, या तो क्या होता है,
बराबर होती है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है। देखो क्वेश्चन किस तरह से बनता है, कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट। हम लोग परेशान कि यार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या रेशियो होगी, तो भाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इज योर आंसर। और अगर ऊपर कहीं डिस्प्लेसमेंट आया और नीचे क्या आया, डिस्टेंस आया, तो ये क्या चीज होगी, ये हो जाएगा आपके पास लेस देन इक्वल टू 1। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 1। हम लोग समझ चुके यहाँ से कि डिस्टेंस बड़ा होता है ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट से। अगर एक स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही होते हैं। आपने अपने आज तक के सारे टॉपिक देख लेने हैं, पिछले स्ट्रेट लाइन की बात होती है, हम भूल जाते हैं, तो हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे को आता है, उसके अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। या तो डिफरेंस आ जाता है या तो कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाता है। देखो इधर ये जो डिस्टेंस है, जो गाड़ी पे हम जा रहे थे मंडी से शिमला की तरफ, कभी यहाँ है कभी यहाँ, डायरेक्शन कोई फिक्स है ही नहीं। अगर डायरेक्शन है ही नहीं इसकी, तो ये डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस हुई स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी हुई, फिर इसकी डायरेक्शन है इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन है, तो ये आ जाएगी आप लोगों के पास एक वेक्टर क्वांटिटी। मैं फिर बता देता हूं स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, आप लोगों को पता होगा, all those quantity which have only magnitude but not direction, वे सभी क्वांटिटीज जिनकी मैग्नीट्यूड होता है और पर उनकी डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटीज आर ऑल दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीज होती है। बात आती है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब ना इस मैग्नीट्यूड को समझ लो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। मेरे को किसी 5 किलो आटा है, 5 मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू। गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 30 क्या चीज है, मैग्नीट्यूड है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको कहते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। शायद मैंने आप लोगों को करवाया था मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मेरे पिछले लेक्चर में था x इक्वल टू एन यू, एन न्यूमेरिकल वैल्यू ये था। मैंने कहा था यूनिट के हिसाब से चेंज हो जाती है। दैट एन इज कॉल्ड, ये एन जो है ये कहलाता है आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड। तो कम से कम इस चीज का ध्यान रखें। तो डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। ऐसा यूनिट मीटर है, डिस्टेंस बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है या फिर क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट के अब यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ तो क्या है, पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ से यहाँ चलूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। क्वेश्चन है व्हाई, वेरी सिंपल यार, इट इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब सर जीरो कैसे हो गया, अरे हम लोग सुबह देखिए, चलो छोड़ो परे, ये देता हूँ, ये चिंटी है, यहाँ पे ये पूरा घूमी, एक सर्कल आया, इसकी इनिशियल पोजीशन वही, फाइनल पोजीशन वही। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो क्या है आप लोगों के पास, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वही है भाई, इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है। तो आपका आंसर कितना आ गया, जीरो आंसर आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। सर्कुलर मोशन जब कभी भी होती है तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज बैठ जानी चाहिए, सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। तो सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि एक पूरा चक्कर होगा, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर, इस चीज को दिमाग में बिठाना। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है सर्कुलर मोशन के अंदर, जीरो होती है आप लोगों के पास। हाँ, आप ऐसा मत बोलना जी हमने आधे सर्कल का चक्कर लगाया, भाई वो सर्कुलर मोशन नहीं हुई पूरी तरह से, ठीक है। तो ये चीज थी, शायद आई होप कि आप लोगों ने कॉपी और पेन साथ में लिया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। तो ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसके बाद यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन आता है। ये कहते हैं कि सपोज
A body moves in a circular path of radius 5 meter. Calculate its distance and displacement after half rotation. देखो बॉडी यहाँ है, यहाँ से हाफ रोटेशन यहाँ तक हुई, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो ये था 5 और ये भी कितना हो 5, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 10 मीटर आ गई। यूनिट वहाँ पे होगा तो यूनिट पक्का लिख लेना, नहीं होगा तो यूनिट लिख लें। डिस्प्लेसमेंट आप लोगों के पास 10 मीटर आ गया। अब बात हुई डिस्टेंस की। अरे भाई डिस्टेंस तो ये चला सेमी सर्कल में, तो योर आंसर कितना आया पाई आर। अगर एक पूरा चल पड़ता, एक चक्कर पूरा हो जाता तो डिस्टेंस 2 पाई आर होता। यहाँ पे कितना है ये पाई आर है, ये आधा चला। वैल्यू पुट करो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो आप, या 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। ये क्या चीज़ आ गई आप लोगों के पास, डिस्टेंस आ गया। क्वेश्चन आ गया, एक बॉडी ने 4 रोटेशन लगा दिए, 4 चक्कर लगा दिए, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अरे 4 चक्कर लगाए, डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। अगर डिस्टेंस आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। एक चक्कर पे डिस्टेंस 2 पाई आर है, तो 4 पे कितना होगा 4 मल्टीप्लाई बाय। आप लोगों ने अगर कभी क्वेश्चन पे ध्यान दिया होगा, यहाँ पे जो रेडियस होता है ना, मैंने तो 5 लिया है, वो आपका आइदर 7 आता है या 7 के मल्टीपल में आता है। वो हमेशा क्वेश्चन को आसान करने की कोशिश करते हैं कि वो 7 से कट हो जाए और आप वैल्यू कितनी लें 22/7 लें। वो अलग बात है कि हम नोटिस ही नहीं कर पाते हैं उतना, तो इस चीज को ध्यान रखना आप लोगों ने। यहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है एक स्पीड, और क्या टॉपिक है वेलोसिटी। हमारा टॉपिक है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड v, वेलोसिटी v। स्पीड हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी हुआ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड, मीटर पर सेकंड। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे इसके ऊपर एरो लगाया, यहाँ पे लगा तो यहाँ पे भी एरो लगा। वेलोसिटी इस हिसाब से स्केलर हो गई, सॉरी स्पीड इस हिसाब से स्केलर हो गई, वेलोसिटी इस हिसाब से क्या हो गई वेक्टर हो गई। वेक्टर क्यों हो गई वेलोसिटी? वेलोसिटी इसलिए वेक्टर होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो, इससे बना था, बात खत्म। डिस्प्लेसमेंट का मतलब था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मान लो फाइनल पोजीशन x2 है माइनस इनिशियल पोजीशन x1 है, तो x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t, फॉर्मूला बन गया डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब सपोज करो कि जो पोजीशन मेजर की जा रही है वो ओरिजिन से मेजर की जा रही हो, तो हो सकता है टाइम भी वैसा ही हो। तो हो सकता है आप लोग कई बार इसको x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 लिखें। मतलब आप इस चीज को समझो कि बेसिकली t2 माइनस t1 ही t है। डिपेंड करता है कि आपका ओरिजिन क्या है या जो रेफरेंस पॉइंट क्या है उससे। ये चीज आई आप लोगों के पास x2 माइनस x1 अपॉन t, और ये क्या है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। स्पीड तो डायरेक्ट हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपने पूरा लिखना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और यहाँ पे कितना है आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ गया, आप लोगों के पास आ गया आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब स्केलर है, वेक्टर है, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, तो वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकती है, पर स्पीड ऑलवेज क्या रहेगी पॉजिटिव ही रहेगी। अब चलिए इसके आगे अब हम लोग जो चलते हैं, स्पीड था, वेलोसिटी था।
क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने प्रीवियस पेपर चेक कर लेने हैं, एवरेज स्पीड, और क्या क्वेश्चन आता है, एवरेज वेलोसिटी। भाई एवरेज स्पीड में लिखा जाता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये कहा जाता है। मतलब जो स्पीड है बेसिकली, अगर आप बड़े ध्यान से देखें, वो भी डिस्टेंस अपॉन टाइम है। हो सकता है स्मॉल इंटरवल के अंदर दिया हो, बट मेरे को लगता नहीं ऐसा। एवरेज स्पीड कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और एवरेज ये क्या आ गया, मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट तो लिख नहीं सकता, एक सिंपल सी ही बात रहेगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आपका क्वेश्चन एवरेज स्पीड से आता है बहुत ज़्यादा। एक गाड़ी पहले इतने किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थी, बाद में उसकी इतने किलोमीटर पर आवर की रफ्तार होगी, तो आप लोग बताएं कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है या फिर उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो इसके अंदर मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप लोगों को फॉर्मूला बेसिकली पता लग गया है कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना आ गया, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम आ गया। आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ से ट्रिक बताऊंगा जो आप लोगों ने देखना है कि सर क्या कर रहे हैं। आप लोगों का ध्यान सिर्फ उस ट्रिक के ऊपर होना चाहिए। देखो ये है ए, राम सीता मीता गीता जॉन जो भी है, ये है ए पॉइंट। मान लो मैं आपको इसको जरा साइकोलॉजी के रूप में याद करवाता हूँ। सपोज ये है ए इनिशियल पॉइंट, यहाँ से सर माइकल सैडलर जो है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के चेयरमैन थे, और उनको बुलाया कहाँ से गया था, उससे पहले क्या थे, वो लीड्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, और 1917 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन आया था। तो ये जो सर माइकल सैडलर हैं, ये ए से बी पे गए। सपोज करो इनकी जाने की स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर। फिर सर माइकल सैडलर बी से ए पे आए, इनकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। तो वो कह सकते हैं कि इफ अ बॉडी गोज फ्रॉम द ए टू बी या बी टू ए, जाने की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, आने की y किलोमीटर पर आवर। तो आप लोगों ने क्या निकालना है, इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड हो सकता है एवरेज वेलोसिटी भी पूछी हो। अच्छा, इसके बाद ये मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। ये सर माइकल सैडलर जो थे, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के चेयरमैन थे, जो कि 1917 में आया था। हो सकता है कि ये ए से बी गए, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए से बी गए ये x किलोमीटर पर आवर, और बी से सी, मतलब ये हाफ डिस्टेंस इन्होंने तय किया। सपोज करो 5 किलोमीटर था, 10 था, 2 था, 1 था, एंड नेक्स्ट 5 किलोमीटर इन्होंने तय किया बी से सी। ये किस स्पीड पे तय किया, y किलोमीटर पर आवर पे तय किया। तो इन दो केसेस को देखो, मेरे को इन दोनों केसेस पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब आप लोग इनको देखो ना, बड़े ध्यान से देखिए अब आप लोग इनको कि एक्चुअल में हुआ क्या। ए से बी और बी से ए, अरे डिस्टेंस सेम है, रास्ता सेम है, डिस्टेंस ये मैंने बताया हाफ डिस्टेंस, ये मैंने बताया आगे हाफ डिस्टेंस। तो इन दोनों केसेस के अंदर डिस्टेंस सेम है। अगर कभी डिस्टेंस सेम आ जाए तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, दिस इज योर एवरेज स्पीड। यूनिट लिख लेना किलोमीटर पर आवर। और एवरेज वेलोसिटी, इस केस के अंदर बॉडी गई और वापस आई, इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है, कितना हो गया, 0। और इस केस के अंदर अगर बाय चांस एवरेज वेलोसिटी पूछी है तो आप लोगों ने निकालना है टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। एक स्ट्रेट लाइन है, 5 + 5 कितना हो गया, 10 डिवाइड बाय
टोटल टाइम, टाइम आप निकाल सकते हो इस वाले पोर्शन को स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। तो ये शॉर्टकट आता है, आपने अपना प्रीवियस क्वेश्चन देखना, उससे प्रीवियस क्वेश्चन भी देखिए आप लोग। और मैक्सिमम जो वैल्यू आती है ना ये वाली, ये वैल्यू आती है 40 और 60। 40 की स्पीड से गया, 60 की स्पीड से आया, तो इसका आंसर 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई शायद 48 किलोमीटर पर आवर आता होगा। एवरेज वेलोसिटी 0। और अगर ये वैल्यू नहीं आती हैं तो 30 और 50 आती हैं, 20 और 50 आती हैं। तो आप ये चीज़ें घर के अंदर पहले ही ट्राई कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो इन चीज़ों को कि सर जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ये आप लोगों के पास एवरेज स्पीड का ये जो टॉपिक था एक। अच्छा, ये तो मैंने एक शॉर्टकट बताया एवरेज स्पीड का, आपका एवरेज स्पीड का शॉर्टकट बताया था मैंने कि अगर डिस्टेंस इक्वल है तो 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। सर मान लीजिए कि वो 3 पार्ट्स हैं, तीनों इक्वल हैं भाई, x y z। अगर कहीं ऐसा हो गया एवरेज स्पीड निकालने को आगे 3xy z डिवाइड बाय xy प्लस yz प्लस नहीं 3ub पर डिवाइड बाय x प्लस वाई प्लस z। शायद मैं यहाँ पे मे बी कन्फ्यूज हो गया हूँ। 3ub w डिवाइड बाय ub प्लस vw प्लस w, x प्लस वाई प्लस z मत करिएगा आप लोग, यहाँ पे करिएगा आप लोग xy प्लस वाई z प्लस zw। बट मैं इसको फिर भी चेक करके बता दूंगा, ये मैंने आपको बता दिया। तो 2 वाला तो एक्यूरेट है, कितना आ गया 2xy डिवाइड बाय कितना आ गया आपके पास x प्लस वाई। मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लूँगा क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये xy प्लस वाई जेड प्लस zw ना हो के शायद x प्लस वाई प्लस जेड हो, बट ये चीज़ आपने देख लेनी। अच्छा, एवरेज जो वेलोसिटी थी वो तो वैसे ही निकलेगी। इसके बाद इसका अगला शॉर्टकट जो ट्रिक है वो क्या है, इसके बाद इसका अगला ट्रिक क्या है, मान लीजिए ये, अच्छा पहले सर माइकल सैडलर गए थे, मैंने बताया सर माइकल सैडलर कब गए थे, इंडिया में आए थे 1917 में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के चेयरमैन बनाए गए थे। और उससे पहले सर माइकल सैडलर क्या थे, वे थे आपके लीड्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। तो अच्छा, इससे अगली बात करते हैं, अब हम लोग मेकाले के बारे में बात करते हैं थोड़ा बहुत। तो ये मेकाले भाई साहब जी, मेकाले के बारे में बता देता हूँ मैं। 1818 में इंडिया में आए थे, 1818 में एज अ लॉ मेंबर आए थे, और उनको एक पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था उस वक्त, जबकि पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी थी ही नहीं, वो एक फ्रॉडजिया बना दिया था उनको, क्योंकि पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी का सेटअप हुआ है 1855 में वुड्स डिस्पैच के दौरान हुआ है। तो आप लोग इस चीज़ को समझे कि जो मेकाले थे वो मेकाले कब आए, 1818 में आए, इंडिया में आए, और उन्होंने क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज को ऊपर प्रेफरेंस दी। एक वर्डिंग आती है कि ये किसकी वर्डिंग है, कि वी वांट अ क्लास ऑफ पर्सन कलर एंड ब्लड इन इंडियन बट टेस्ट इन इंग्लिश। तो किसने कहा था, मेकाले ने कहा था। एक और कहा था, द होल कल्चर एंड द लिटरेचर ऑफ द इंडिया एंड द कंप्लीट एशिया कैन बी एडजस्टेड इन अ सिंगल गुड सेल्फ ऑफ अ लाइब्रेरी ऑफ यूरोप। तो ये भी किसने कहा था, मेकाले ने कहा था। मेकाले को काम दिया गया था थोड़ा रिसर्च करने का, तो उसने 1835 में क्या दिया था, उसने 1835 में दिया आपका मेकाले मिनट दिया, जिसको कि लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट ने बंगाल में मेडिकल कॉलेज खोल के अप्रूव किया था। तो अच्छा, तो ये थोड़ा सा पोर्शन साइको का भी हो गया, फिलॉसफी का पोर्शन है। मैं कह रहा था मेकाले ए से बी पे गया, मेकाले ने ए से बी पे जाने पे टी ओवर लगा दिए, स्पीड क्या थी x किलोमीटर पर आवर। फिर मेकाले कहाँ गया, बी से सी पे गया। अब बी से सी पे अब वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। टाइम कितना था,
t आवर था। अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इस केस में टाइम इक्वल है, तो एवरेज स्पीड कितनी आई, x प्लस वाई डिवाइड बाय 2। एवरेज स्पीड कितनी आई, x प्लस वाई डिवाइड बाय 2। तो अगर डिस्टेंस इक्वल है तो 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई, और अगर कहीं आपका टाइम इक्वल आता है दो पोर्शन को, तो x प्लस वाई डिवाइड बाय 2। आपके दिमाग में यह चीज बैठनी चाहिए कि सर ने क्या बताया। हो सकता है भाई कहीं बता रहा हूं कोई गलती भी हो सकती है, हूं तो आखिरकार इंसान ही, बट ट्राई करूंगा कि गलती ना हो। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, पता लगा एवरेज वेलोसिटी तो वही है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड के दो ट्रिक थे, शॉर्टकट ये मैंने बता दिया। अगर ये दो ट्रिक नहीं होते हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके ही निकालना पड़ेगा। इसके बाद देखो ये जो वेलोसिटी थी ना, वैसे आपकी जैसे आपने कहा x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर डिस्प्लेसमेंट अपॉन t2 माइनस t1। तो एक्चुअल में मैं वेलोसिटी को आप लोगों को बता रहा हूँ कि बेसिकली आप लोग जो पढ़ रहे हो ये वाली वेलोसिटी ये एवरेज वेलोसिटी है। ये कौन सी हम लिखते नहीं है वो अलग बात है, बट ये है एवरेज वेलोसिटी है। x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिख लिया, वेक्टर लगा दिया, अपॉन क्या लिख दिया, डेल्टा t लिख दिया। ये आप लोगों के पास एवरेज वेलोसिटी है। मतलब टाइम 1 आवर 2 आवर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, ये आप लोगों के पास ये टाइम शायद हो सकता है। तो ये चीज़ है एवरेज वेलोसिटी है। हम लोग बेसिकली ना जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, हमारा जो लेना देना है, हमारा लेना देना सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ है। ये अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये करता हूँ v वेक्टर इंस्टेंटेनियस, तो देखो इसी को ना आप लोग बाद में v लिखते हैं v। अदरवाइज जो मैंने अभी तक पढ़ाया बेसिकली जो वेलोसिटी है ये एवरेज वेलोसिटी है। आप समझें इस चीज को। ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, जिसको कि हम अकेला v लिखते हैं, ये होता है लिमिट डेल्टा t अप्रोच टू 0, और ये जो आपके पास थी v एवरेज। ये कहते हैं कि अगर टाइम का जो चेंज है वो इतना कम हो कि 0 को अप्रोच करे, इतना कम हो, तो यार ये चीज जो है आप देखो लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, ये डेल्टा x वेक्टर अपॉन डेल्टा t, ये मैं लिख रहा हूं। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन है। मैंने एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भरी, तो ये जो पूरी चीज है कि टाइम बहुत कम यानी कि 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये चीज बनती है dx अपॉन dt। d स्मॉल चेंज, इट रिप्रेजेंट, आप डिफरेंशिएशन के रूप में लेते हैं ना, तो ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है वेरी स्मॉल चेंज, इतना स्मॉल चेंज कि टाइम अप्रोक्सीमेटली 0 को अप्रोच कर रहा होता है। तो फिर आपका जो फॉर्मूला बनता है v वेक्टर, वो कितना बनता है, dx वेक्टर अपॉन dt, ये आपके पास बनता है। अब यूनिफॉर्म स्पीड है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क है। नॉन यूनिफॉर्म जो मैंने मोशन वाला बताया था ना आपको, सेम वही यहाँ पे है। आप डिस्टेंस की जगह क्या कर लें, डिस्प्लेसमेंट कर लें, तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। डिस्टेंस रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास स्पीड बन जाएगी, जो भी ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म है। तो अब आप लोग देखो, जो आप लोग पढ़ते हो v वेक्टर वो कितना होता है, dx वेक्टर अपॉन dt। मैं अभी तक इसको इसलिए नहीं बताया क्योंकि दिस इज अवर कैलकुलस मेथड, ये कैलकुलस है। अभी हम जो कर रहे थे, अभी हम वो सिंपल फिजिक्स वाला एक कर रहे थे, यूनिफॉर्म वर्ड जो है वो यूज कर रहे थे। देखो अगर यूनिफॉर्म मोशन हुई, चलिए ये बात बाद में करेंगे अभी, क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को एक्सेलरेशन नहीं पढ़ाया है। अच्छा, मैं ग्राफ की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, कि आप लोगों के पास जो अगर कभी ग्राफ आए तो याद रखना इस x एक्सिस की ओर टाइम होगा और y एक्सिस की ओर जो बच गया, मैंने कहा x एक्सिस की ओर टाइम है, जो बच गया y एक्सिस की तरफ। आप यहाँ पे बना दो स्पीड का, यहाँ आप स्पीड का नहीं बनाना, आप किस चीज़ का बना दो यहाँ पे, सॉरी पहले ना डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप किस चीज़ का बना लो, डिस्टेंस का बना लो ग्राफ। डिस्टेंस का नहीं बनाना है तो किस चीज़ का बना लो, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना लो।
अब बड़े ध्यान से देखिए कि 3 केस हैं आपके पास। नंबर 1 बॉडी रेस्ट पर है। बॉडी के रेस्ट का मतलब है टाइम बढ़ता जाएगा, बॉडी हिल ही नहीं रही है। 0 टाइम जब मेजर करना स्टार्ट किया तब बॉडी यहाँ थी, 1 आवर के बाद देख लिया यहाँ थी, 2 आवर के बाद देख लिया यहाँ थी, 3 के बाद यहाँ थी। ये बना आपके पास अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। तो क्या चीज आई आप लोगों के पास, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। नंबर 2, अगर वो बोलते हैं बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो आपके पास ये ग्राफ कुछ इस तरह से आया। देखो यूनिफॉर्म वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा ना, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये आया कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन, तो ये आया बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। नंबर 2, कई बार ऐसा होता है कि ये तो मैं बॉडी को मतलब जो डिस्टेंस तब मेजर कर रहा हूँ जब ओरिजिन पे है, जब टाइम t 0 है। हो सकता है कई बार कि जब टाइम को मेजर करना स्टार्ट किया हो तो बॉडी थोड़ा सा चल पड़ी हो, मतलब बॉडी चल पड़ी, हमने टाइम को मेजर करना बाद में स्टार्ट किया, तो कई केसेस में ये इस तरह से भी आ जाता है। ये भी 2nd नंबर का है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मतलब ये जब मैंने टाइम t 0 था तब डिस्टेंस भी 0 था, और जब टाइम t 0 था तो बॉडी इतना चल चुकी थी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नंबर 3 नॉन यूनिफॉर्म मोशन का था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आता है तो आपके पास 2 चीज़ें, आइदर ग्राफ ऐसे को बनेगा या फिर ग्राफ ऐसे को बनेगा। ये नंबर 3 वाला ग्राफ है, ये वाला भी नंबर 3 वाला ग्राफ है। देखिए जो स्लोप होती है, वैसे आप सबको पता होता है स्लोप होता है tan थीटा। मैं शॉर्टकट में वर्क कराऊंगा तो समझने की कोशिश कीजिए। स्लोप होती है tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं हर बार ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का ग्राफ होगा तो स्पीड होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का ग्राफ होगा तो क्या होगी, वेलोसिटी होगी। स्लोप ढलान ये वाली, तो यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव आती है कंप्लीट मोशन के लिए, ध्यान रखिएगा। अगर ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा जैसा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, कुछ भी है, बस स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। स्लोप कभी भी किसी भी चीज़ के बीच में आ जाए, स्लोप निकालने को परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस एक्सिस अपॉन दिस एक्सिस, बता दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी, ये आप लोगों के पास स्लोप आई। ये बना एक ग्राफ, इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं इसमें आप लोगों के पास। चलिए इसमें एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जो इसके अंदर एक और चीज़ है, वो क्या है आप लोगों के पास कि ये ग्राफ है, सपोज कीजिए कि ये ग्राफ है, हमारे को एक चीज़ बोला गया, 4 ग्राफ दिए हुए हैं, तो ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। सपोज करो अगर बाय चांस ऐसा कोई ग्राफ आ जाता है, आप देख लीजिए, अगर बाय चांस ऐसा कोई ग्राफ आ जाता है तो पहली बात है कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो डिस्टेंस का कोई भी ग्राफ नेगेटिव साइड पे नहीं जाएगा। डिस्टेंस से बनती है स्पीड, स्पीड का कोई भी ग्राफ नेगेटिव साइड पे नहीं जाएगा। इस चीज़ को कम से कम आप लोग ध्यान पे रखें, क्योंकि मैंने अभी एसिलेशन वाला टॉपिक नहीं पढ़ा, जब एसिलेशन वाला टॉपिक कल करवाऊंगा फिर जाके ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मतलब ये चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए पर और भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगी। तो आज आप लोगों ने कहीं से भी न्यूमेरिकल लेके मेरे से मांग के ये टॉपिक आपने करना है। कहीं पे कोई भी दिक्कत है किसी चीज़ को, टॉपिक को समझने में, तो ये आपने मेरे को बता देना है। ये स्टार्टिंग है, अभी तो हम वेलोसिटी तक पहुँचे, मेन काम तो कल होगा जो स्टार्ट होगा।